नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने वर्ण, संधि, समास के कुछ वीडियो देखे हैं। समास के अंतर्गत हम लोगों ने अव्ययीभाव समास कंप्लीट कर लिया है और एक हमने तत्पुरुष समास को देख लिया है। तत्पुरुष समास के अंदर ही अगर आप लोगों को पता हो तो हमने विश्लेषण के आधार पर 4 भेद किए थे। अगर आपको याद हो तो विश्लेषण के आधार पर तत्पुरुष समास के 4 भेद बताए गए हैं। जिसमें हमारा जो यहाँ पहला वाला भेद है उसका नाम है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष। दूसरे वाले भेद का नाम है उपपद तत्पुरुष। तीसरे वाले भेद का नाम है लुप्त पद तत्पुरुष। और चौथे वाले का नाम है हमारे नए तत्पुरुष। हम लोगों ने तत्पुरुष समास के जब भेदों की चर्चा की थी, जब हमने कारक विभक्ति के आधार पर भेदों की बात की थी, तो हमने कहा था कि उसमें 6 भेद हैं। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके जो 6 भेद थे उनकी चर्चा हम लोगों ने की। इसके अलावा अब इसमें विश्लेषण के आधार पर जो भेद बताए गए हैं वो कितने बताए गए? 4। और 4 को हमें याद रखना है। इसमें पहले का नाम क्या है? अलुक। दूसरे का नाम क्या है? उपपद। तीसरे का नाम क्या है? लुप्त पद। और चौथे का नाम क्या है? नए। ठीक है ना। एग्जाम में कई बार अगर इनके नाम नहीं भी पूछेंगे तब भी इनके बारे में विग्रह पूछ सकते हैं कि इनमें विग्रह क्या होगा, किस रूप में इसके विग्रह के रूप में चर्चा होगी। ठीक है ना। आज हम लोग इन्हीं 4 भेदों की चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अलुक क्या है, उपपद क्या है, लुप्त पद क्या है और नए क्या है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने जितने मिलने वाले हैं उन तक इस लिंक को पहुंचा दें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा यहां जो पहला भेद है उसका नाम है अलुक तत्पुरुष। यहां पर अगर मैं इस अलुक शब्द की बात करूं तो अलुक में अगर टुकड़े करें तो इसके टुकड़े होते हैं ए प्लस लुक। ठीक है ना। लुक का मतलब होता है छिपना, लेकिन ए का मतलब होता है नहीं। यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? नहीं छिपना। ये दोनों अर्थ बन गए। तो अगर इसमें अगर देखा जाए कि इसका अगर परिभाषा रूप बनाया जाए तो क्या बना होगा कि यहां पर शब्द के बाद आने वाली कारक विभक्ति लुप्त न होकर किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। यानी अगर यहां लाइन बनेगी, क्या बनेगी? यहां शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाली कारक विभक्ति किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती है। अर्थात वह
कारक विभक्ति पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो पाती हैं, इसे ही अलुक तत्पुरुष कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो यहां पर शब्द के बाद में जो हमारी कारक विभक्ति होगी वो किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होती रहेगी और वहां बनी रहेगी। जैसे कि अगर यहां देखा जाए कि एक शब्द आता है, जैसे यहां लिखा हुआ है मृत्युंजय, है ना, ये लिखा हुआ मृत्युंजय। अब इसमें अगर हम कहें कि इसमें पहला शब्द क्या है, तो पहला शब्द जो है वो हमारा यहां मृत्यु नहीं है। ध्यान रखना, ये मृत्यु नहीं है, क्योंकि यहां पर जो पहला शब्द है वो है मृत्युम। मृत्युम है, ठीक है ना। पहला शब्द क्या है, मृत्युम है, मृत्यु नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो यहां पर अगर इसका विग्रह किया जाए तो यहां विग्रह क्या होगा, मृत्यु को जय करने वाला। क्या होगा, मृत्यु को जय करने वाला। तो बीच में जो कारक विभक्ति आई है को, जैसे कि यहां लिखा हुआ है मृत्यु को जय करने वाला, ये लिखा हुआ है। तो बीच में जो कारक विभक्ति आई है को, ये यहां पूर्ण रूप में लुप्त नहीं हो पाई है और इसने यहां पर जो हमारे संस्कृत की कारक विभक्ति होती है, संस्कृत में कारक विभक्ति जो कर्म कारक की विभक्ति होती है मैं, वो मैं विभक्ति यहां इस रूप में जुड़ गई है। इसीलिए ये मृत्यु हो गया और जय इसके पास ये इस रूप में यहां पर जुड़ गया। तो यहां पर अलुक का सीधा सा अर्थ लें कि नहीं छिपना, यानी यहां पर जो शब्द होगा उसके साथ जो कारक विभक्ति होगी वह पूर्ण रूप में लुप्त नहीं हो पाएगी, अपना कोई ना कोई रूप विद्यमान रखेगी, वहां पर किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पर पूर्ण रूप में लुप्त न होने के कारण ही वो क्या कहलाएगी, अलुक तत्पुरुष, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब यहां हमारे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे अब हमें इनमें देखना है कि कारक विभक्ति कहां कहां आ रही है। तो यहां पर पहले वाले जो हमारा रूप बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ मृत्यु को जय करने वाला, इसमें यहाँ कारक विभक्ति क्या आ रही है, को आ रही है। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, धन को जय करने वाला, इसमें कारक विभक्ति कौन सी आ रही है, को आ रही है। तीसरे वाले में प्रलय को करने वाले में को आ रही है। चौथे वाले में ऊठ पर टांग पर आ रही है। पांचवे वाले शब्द में या विग्रह देखा जाए तो मन में जन्म लेने वाला, विग्रह क्या आ रहा है या विभक्ति कौन सी आ रही है, में आ रही है। छठे में सर में जन्म लेने वाला, में आ रही है। और सातवां वाच के पति, तो के आ रहा है ना। तो यहाँ अलुक में हमें क्या करना है कि संस्कृत कारक विभक्ति या मूल रूप में कोई कारक विभक्ति जो होती है वो पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो पाती है, वह किसी न किसी प्रकार से अपना अंश या पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में विद्यमान रहती हैं। जैसे कि यहां पर ये लिखा हुआ मृत्यु को जय करने वाला। अब जैसे ही हम इसको एक विग्रह रूप से हटा करके एक समस्त पद रूप में यहां बनाएंगे, समस्त पद रूप में बनाएंगे, तो यहां पर ये को कारक जो है ये संस्कृत की कर्म, क्योंकि ये को कारक विभक्ति किसकी है, कर्म की है। तो संस्कृत की जो हमारे कर्म की विभक्ति होती है उसमें आता है मैं, मृत्युम ये बोलते हैं ना। तो हम यहां पर ये क्या हो जाएगा, मृत्युंजय। तो अगर यहां देखा जाए तो यहां इस रूप में होकर के ये यहां ये लग जाएगा और ये यहां पर इस रूप में जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये मृत्युंजय, ठीक है। जो यहां पर जो ये मैं है वो मैं संस्कृत के कर्म कारक की विभक्ति है। हमने यहां कहा था कि ये लुप्त नहीं होगी। अब मृत्यु यहां ये हो गया, जय यहां हो गया, ये जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ है अनुस्वार रूप में मैं आ रहा है
वो संस्कृत के कारक की विभक्ति है। ठीक है, सेम स्थिति में यहां होगा। अब देखो धन को जय करने वाला, जैसे मृत्यु को जय करने वाला था, तो उसी रूप में धन उसी रूप में रहेगा। यहां पर ये वापस कर्म की विभक्ति जो संस्कृत में आती है उसी रूप में हो जाएगी, और ये जय यहां इस रूप में यहां विद्यमान हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये धनंजय। नेक्स्ट प्रलय को करने वाला, तो प्रलय उसी रूप में रहेगा। को विभक्ति आ रही है तो यहां पर को की जगह वापस उसी रूप में ये अनुस्वार आ जाएगा, और करने वाले को प्रलयंकर या प्रलयंकर ही कहते हैं, प्रलयंकर रूप में यहां हो जाएगा, करने वाला रूप बन जाएगा प्रलयंकारी या प्रलयंकर। ठीक है ना, या प्रलयंकर बन जाएगा, प्रलयंकारी बन जाएगा। ऊंट पर टांग, अब देखो ऊंट पहला शब्द है, टांग दूसरा शब्द है, बीच में पर जो है वो विभक्ति आ रही है। अब हमने क्या कहा था, यहाँ विभक्ति पूर्ण रूप में लुप्त नहीं हो पाएगी, तो इसमें पर जो है इसमें र लुप्त हो जाएगा लेकिन पै नहीं हो पाएगा। तो जब हम समर्थ पद बनाएंगे तो समर्थ पद बनाते समय यहाँ पर ऊंट तो उसी रूप में शब्द रहेगा, ये पै कारक विभक्ति के आंशिक रूप में यहाँ जुड़ जाएगा, और ये टांग यहाँ आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, ये ऊंट पटांग। ठीक है, मन में जन्म लेने वाला, तो यहां पर मन इस रूप में हो गया। अब ये में विभक्ति जो आ रही है तो यहां पर ये सी जो इसका रूप बना रहेगा, ये आंशिक रूप में विद्यमान करेगा कि यहां विभक्ति जुड़ी हुई है, और जन्म का हम जो शब्द है वो ज ले लेंगे, तो मनसिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मनसिज, क्योंकि यहाँ मन में जन्म लेने वाले में मन पहला शब्द यह दिख रहा है, जन्म का हमने केवल जय ले लिया है, लेकिन सी बीच में जो आ रहा है ये मनस मनस शब्द होता है वो संस्कृत का आता है और स विभक्ति के रूप में लिया था, तो यहाँ पर मनसिज सब बन जाएगा। और मनसिज का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कामदेव। सर्व में जन्म लेने वाला, सेम स्थिति जैसे मन में जन्म लेने वाला था, तो मन यहां भी सर्व उसी रूप में आएगा। ठीक है, अब इसमें ये बीच में मैं आ रहा है, यहां भी हुआ था, तो यहां पर ये सी आ जाएगा, और ये जन्म का केवल जय उतर जाएगा, तो ये बन जाएगा सरसिज। क्या बन जाएगा, सरसिज। और सर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। तालाब में जन्म कौन लेते हैं, तो कमल लेते हैं, तो यहां पर सरसिज का जो अर्थ है वो हो जाएगा कमल। ठीक है, अब यहां है वाच के पति, है ना, तो यहां पति का मतलब स्वामी होता है, वाच का मतलब वाणी होता है, वाणी के स्वामी, है ना, तो यहां पर वाच जो है इस रूप में रहेगा, के विभक्ति की जगह आदर्श से आएगा, और यहां पर ये किया जाएगा, और ये बन जाएगा वाचस्पति। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको क्लियर समझना चाह रहा हूं कि हमने यहां पर जितने भी शब्द देखे हैं उन सारे शब्दों के अंदर हमें कोई ना कोई कारक विभक्ति दिख रही है, और वह कारक विभक्ति अपना जब समस्त पद बना रही है तो वह कारक विभक्ति किसी न किसी प्रकार से अपना कोई अंश छोड़ रही है, और अंश छोड़ने का मतलब होता है कि यहां पर अंश छोड़ने का मतलब है यहां पर कि वह पूर्ण रूप में लुप्त नहीं हो पा रही है। तो बस ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये था हमारा आलू का पुष्प। अब बात करते हैं हम नंबर 2। नंबर 2 उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। अलुक का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं छिपना, यानी यहां जो कारक विभक्ति आएगी वो पूर्ण रूप में लुप्त नहीं हो पाएगी। यहां देखते हैं कि उपपद का मतलब क्या होता है। तो उपपद का जो हमारा शब्द का अर्थ होता है वह होता है सहायक शब्द। सहायक शब्द ये इसका रूप बनती है। ठीक है ना, यहां पर ये कहते हैं कि ये सहायक शब्द जो होगा ये शब्द के साथ आकर जुड़ेगा,
लेकिन इस सहायक शब्द का हमारे भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यहां जो हमारा उपपद होगा, उपपद प्रत्यय रूप में प्रस्तुत होगा। प्रत्यय रूप में प्रस्तुत होगा, अर्थात दूसरा पद पूर्ण रूप में प्रस्तुत न होकर केवल उपपद रूप में प्रस्तुत होगा। ध्यान रखना कि यहां पर हमारा जो नियम का नाम है वो भी क्या है, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, उपपद का मतलब क्या होता है, सहायक शब्द। इसका मतलब ये है कि भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाएगा। किनका, इन सहायक शब्दों का भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, उपपद जो है वो प्रत्यय रूप में प्रस्तुत होगा, अर्थात दूसरा पद जो है वो पूर्ण रूप में प्रस्तुत न होकर केवल उपपद रूप में ग्रहण किया जाएगा। अब यहां पर हमारे जो उपपद हैं वो कौन कौन से रूप में आ सकते हैं, यानी हमारे जो उपपद जो दूसरे शब्द के रूप में जुड़ेंगे समस्त पद में, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं कर, चर, ज्ञ, ग, जय, द, कार। कर, चर, ज्ञ, घ, जय, द, कार। अधिकांश आदि भी हो सकते हैं। यानी अधिकांश जो हमारे उपपद हैं, जो एग्जाम में अधिकांश शब्द बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो इनसे पूछे जाएंगे, या ये उपपद ही आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उदाहरणों को स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोग याद रखें कि उपपद का मतलब होता है सहायक पद, यानी ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, अर्थात प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग न करने कारण यहां ये अर्थहीन माना जाता है। ठीक है, और उपपद के अंतर्गत जो पहला शब्द है वो मूल रूप में होगा, लेकिन दूसरा शब्द जो है वो उपपद के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलो हम कुछ शब्द देखते हैं इसके अंतर्गत। यहां हमने कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें हमारे यहां पर अगर आपने देखा हो तो पहले शब्द के रूप में यहां पर स्वर्ण का काम करने वाला, अगर ये पहला विग्रह बन जाएगा। दूसरा, चर्म का काम करने वाला। तीसरा, जल में विचरण करने वाला। चौथा, जल को देने वाला। पांचवा, स्वयं गमन करना। छठा, तट पर स्थित रहने वाला। सातवां, शक्ति को देने वाला। आठवां, कृत को जानने वाला। नौवां, राजनीति को जानने वाला। 10वां, क्षय में गमन करने वाला। और 11वां, जल से जन्म लेने वाला। ये हमने यहाँ पर कुछ बना रखे हैं, है ना। ये सारे विग्रह रूप में है। हमें इन सबका क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। तो समस्त पद में आप याद रखना कि दूसरा वाला शब्द पूर्ण रूप में प्रयुक्त न होकर के केवल आंशिक रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है ना। आंशिक का मतलब केवल उपपद रूप में यानी प्रत्यय रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अब यहां पर स्वर्ण का काम करने वाला, जिसमें पहला शब्द क्या आ रहा है, यहां पर पहला शब्द आ रहा है स्वर्ण, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन काम करने वाला, इसमें पूरा का एक प्रत्यय रूप बनाएंगे, कार। क्या बनेगा ये, कार। तो यहां पर ये शब्द क्या बन गया, स्वर्णकार। ठीक है। लेकिन यहां पर पहले वाले शब्द में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वाले का केवल उपपद ग्रहण किया गया, जो इस रूप में कार रूप में आया।
ठीक है, यही स्थिति यहां पर होगी। चर्म का काम करने वाला, तो यहां पर पहला शब्द क्या आ रहा है, चर्म, और काम करने वाले को हम बोलेंगे कार, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, चर्मकार। ठीक है, नेक्स्ट, जल में विचरण करने वाला, पहला शब्द क्या आ रहा है, जल, तो यहां पर पहले शब्द तो जो है वो मूल रूप में आ गया। अब यहां विचरण करने वाला जो शब्द दिख रहा है, इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ उपपद लिखे थे, इसमें कर, चर, ग, जय, द, कार, है ना। तो चर, विचरण में मूल शब्द क्या आ रहा है, चर, तो यहां शब्द क्या बन जाएगा, जलचर। क्या बन जाएगा, ये जलचर। नेक्स्ट, जल को देने वाला, अब इसमें भी पहला शब्द जल आ रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन देने वाले को हम क्या बोलते हैं, दय, तो यहां जलद बन जाएगा, ये दय हो जाएगा। तो इसमें केवल देने वाले का केवल उपपद क्या आया, दय आया। जैसे यहां पर उपपद आया कार, यहाँ चर, यहाँ दय। ठीक है, अब यहां पर स्वयं गमन करना, स्वयं गमन करना, तो यहां पर ये स्व, स्वयं का क्या बन जाएगा, स्व, और गमन में ग आता है, तो यहां पर ये स्वर बन जाएगा, स्वयं का स्वर, स्वर रूप निकाल करके यहां पर गमन का केवल ग आएगा, और ये क्या बन जाएगा, स्वर्ग। ठीक है, याद रखना, एग्जाम पूछा गया है कि स्वर्ग का विग्रह क्या होगा, तो स्वयं गमन करना। नेक्स्ट, तट पर स्थित रहने वाला, तो इसमें तट तो उसी रूप में रहेगा, लेकिन स्थित रहने वाला पूरा ना लिख करके केवल स्थ, केवल उपपद क्या आएगा, स्थ, बस ये उपपद बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तटस्थ। शक्ति को देने वाला, शक्ति को देने वाला, तो शक्ति मूसत हो गया। अब देने वाला जो होगा, क्योंकि जल को देने वाला तो बादल होता है, तो जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, लेकिन यहां देने वाले में देने वाला पूरा ना उतर के यहां जो उपपद है वो बन जाएगा दायक। क्या बन जाएगा, दायक। तो यहां शब्द क्या बन जाएगा, शक्ति दायक। नेक्स्ट, कृत को जानने वाला, कृत का मतलब है उपकार, उपकार को जानने वाला, है ना। तो यहां पर कृत में कोई चेंज नहीं होगा, तो कृत उसी रूप में रहेगा, लेकिन जानने वाला जो होता है उसे हम बोलते हैं ज्ञ। क्या बोलते हैं, ज्ञ। तो यहां पर ये ज्ञ यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कृतज्ञ। उसी रूप में राजनीति को जानने वाला, तो राजनीति तो उसी रूप में रहेगा, ये शब्द बन जाएगा हमारा राजनीति। लेकिन जानने वाला जो होगा, जैसे यहां ज्ञ था वही ज्ञ यहां आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये राजनीतिज्ञ। ठीक है, ख में गमन करने वाला, ख का मतलब होता है आकाश। ठीक है, गमन में हम केवल ये लेंगे, तो यहां पर ख में कोई चेंज नहीं होगा, तो ख ही रहेगा। ठीक है, लेकिन गमन में हमने क्या कहा था, गमन का केवल घ लेंगे, तो यहां पर शब्द बन जाएगा खग। क्या बन जाएगा, खग। जल से जन्म लेने वाला, जल से जन्म लेने वाला, तो यहां पर जल शब्द तो उसी रूप में रहेगा, लेकिन जन्म लेने वाला जो होगा वो जय बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जलज। क्या बन जाएगा, जलज। तो यहां पर मूल रूप में आपको याद रखना है, जो दूसरा शब्द होगा उसका केवल उपपद ही यहां हमें ग्रहण करना है। हमें यहां पर वो उपपद भी प्रत्यय रूप में आएगा, उसका कोई आंशिक रूप में अर्थ नहीं होगा, और वह शब्द के साथ जुड़ करके शब्द को बलवान कर देगा, शब्द को अर्थवान कर देगा, उसको पूर्ण रूप में प्रकट कर देगा, ध्यान रखना ये। लेकिन दूसरा शब्द किस रूप में आना चाहिए, उपपद के रूप में आना चाहिए। हमने पहले वाले की बात की थी अलुक की, तो अलुक का मतलब होता है नहीं छिपना, यानी पहले शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाली कारक विभक्ति पूर्ण रूप में प्रयुक्त न होकर के आंशिक रूप में प्रयुक्त होती है, या किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, तो इस कारण से वह अलुक तत्पुरुष कहलाएगा। लेकिन उपपद में, उपपद के अंतर्गत पहले शब्द के बाद जो हमारा नेक्स्ट शब्द होगा वह पूर्ण रूप में प्रयुक्त न होकर के केवल सहायक शब्द यानी उपपद के रूप में प्रयुक्त होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग यहां पर वो उसे प्रत्यय रूप में भी जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इन जो शब्द हैं जिनको मैंने रेखांकित कर रखा है, इनका प्रयोग हम भाषा के अंतर्गत स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट भेद पर आएंगे।
नंबर 3, एक वर्ड में लिख रहा हूं, आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका एक समस्त पद क्या बनेगा। मही को पालने वाला, मही को पालने वाला। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इसका समस्त पद क्या बनेगा, ठीक है ना। चलो, अब हमारा तीसरा भेद है लुप्त पद तत्पुरुष समास। क्या नाम है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। पहले वाले भेद का नाम था अलुप्त तत्पुरुष समास, दूसरे वाले भेद का नाम था उपपद तत्पुरुष समास, तीसरे वाले भेद का नाम है लुप्त पद तत्पुरुष समास, और अब हमारे चौथे वाले भेद का नाम आएगा नया तत्पुरुष समास। लुप्त पद में हमने जब हमने अलुप्त की बात की तो हमने कहा था कि कारक विभक्ति पूर्ण रूप में लुप्त नहीं हो पाती है, किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है, अधिकांश संस्कृत कारक विभक्ति आती है वहां पर। लुप्त पद में क्या होगा कि यहां कारक विभक्ति के साथ साथ या यहां कारक विभक्ति के साथ और पद भी लुप्त हो जाते हैं, इसलिए इसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि इतनी देर तक तो हम तो ये कह रहे थे कि भाई कोई कारक विभक्ति लुप्त हो रही है, कहीं हम कह रहे थे कि यहां पर सहायक पद लुप्त हो रहा है, कहीं हम कह रहे थे कि यहां आंशिक पद हटेगा। लेकिन अब मैं यह कह रहा हूं कि यहां कारक विभक्ति तो हटेगी, लेकिन उसके साथ आने वाले जो और भी पद होंगे वो भी हट जाएंगे। अब यहां पर आपको एक याद रखना है, जब भी समस्त पद बनाएंगे तो पहला पद और अंतिम पद, अंतिम पद, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। जैसे कि कोई भी एक शब्द लेते हैं, जैसे यहां पर दही में डूबा हुआ बड़ा, ये लिखा हुआ है ना, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब यहां पर कारक विभक्ति क्या आ रही है? में। तो हमने क्या कहा कि हमने जब यहां कहा कि हमें समस्त पद बनाना है, तो समस्त पद बनाने के लिए क्या करना है? पहला पद और अंतिम पद, इन दोनों को रखना है, बाकी बीच से सबको हटाना है। अब ये कारक विभक्ति, यहां पर ये डूबा, यहां ये हुआ, इन तीनों को यहां से हम हटा देंगे। ये पहला पद और ये अंतिम पद, तो यहां पर जो शब्द है इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा दही बड़ा। क्या बन जाएगा? दही बड़ा। तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा, तो वहां विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। चलो, अब हम इनके अंतर्गत कुछ शब्द लिखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि विग्रह किस रूप में करेंगे, इनके लुप्त पद कैसे करेंगे। यहां कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों के अंतर्गत हमने यहां पर अब की बार इन सबको समस्त पद रूप में लिखा है, और समस्त पद रूप में लिख करके अब हमें इनका विग्रह करना है। तो पहला शब्द क्या है? बैलगाड़ी। दूसरा क्या है? मालगाड़ी। तीसरा वनमानुष। चौथा पर्णशाला। पांचवा मधुमक्खी। छठा रेलगाड़ी। सातवां स्वर्णहार। आठवां अश्रुगैस। नौवां जलयान। 10वां पकौड़ी और 11वां रसमलाई। हमें यहां पर इन सबका विग्रह करना है, और विग्रह करते वक्त यह देखना है कि यहां
कौन कौन से पद लुप्त हो रहे हैं? तो बैलगाड़ी, तो इसका हम विग्रह करेंगे तो बैल से चलने वाली गाड़ी। क्या है इसमें? बैल से चलने वाली गाड़ी। तो हमने पहले कहा था कि समस्त पद जो बनेगा वो पहले शब्द और अंतिम शब्द को मिलाकर बनेगा। तो हमारे इसके अंतर्गत जो लुप्त होने वाले पद हैं उनको रेखांकित कर रहा हूं मैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये सारा पद लुप्त हो जाएगा। आपको इन शब्दों का, इन समस्त पद का विग्रह करना आना चाहिए। रेलगाड़ी शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना? तो आपको आना चाहिए कि विग्रह कैसे करते हैं। मालगाड़ी, तो इसका विग्रह होगा माल को ढोने वाली गाड़ी। अब इसमें लुप्त होने वाला पद कौन सा है? को ढोने वाली। बस जो मैं रेखांकित कर रहा हूं ये पद यहां से हट रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो रहा? लुप्त पद। पदों को ही गायब कर दिया गया है और पहले और अंतिम पद को हमने यहां मिला दिया है और वो मिलाकर के समस्त पद बनाया है। नेक्स्ट है वन मानुष। इसका विग्रह होगा वन में रहने वाला मानुष। क्या ये? वन में रहने वाला मानुष। अब यहां पर जो मैं रेखांकित कर रहा हूं, मैं रहने वाला, बस ये हट जाएगा, ऐसे लुप्त हो जाएगा पद पूरा ही। अब इसमें कारक के साथ साथ जो सहायक पद आ रहे हैं वो भी लुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना? पर्ण से बनी शाला। पर्ण से बनी शाला। नेक्स्ट मधुमक्खी का विग्रह याद रखना। मधु को, मधु का मतलब क्या होता है? शहद। मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। मधु को एकत्र करने वाली मक्खी। अब यहां देखो, को एकत्र करने वाली, ये सारा रूप आ गया है ना? तो ये सब मिलाकर क्या हो जाएगा? यहां पर ये दोनों सब हट जाएंगे यहां से, तो मधु और मक्खी दोनों मिल जाएगा, ठीक है? रेलगाड़ी का विग्रह होगा रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब ये एग्जाम में आया था, से बना हार। स्वर्ण से बना हार। अश्रु गैस, अश्रु गैस का बन जाएगा अश्रु को लाने वाली गैस। अब यहां भी देखो, को लाने वाली है ना, बीच में यहां से हट जाएंगे पद और यहां पर अश्रु गैस दोनों मिल जाएंगे। जलयान, जलयान का विग्रह होगा जल पर चलने वाला यान। क्या हो जाएगा? ये जल पर चलने वाला यान, और पर चलने वाला लुप्त हो जाएगा। पकौड़ी, पकौड़ी का होगा पकी हुई बड़ी। ये हुई यहां से हट जाएगा और पकी बड़ी दोनों मिलकर पकौड़ी बन जाएगा, ठीक है ना? रसमलाई, इसका हो जाएगा रस में डूबी हुई मलाई। अब इसमें में डूबी हुई यहां से ही हट जाएगा और रसमलाई यहां रह जाएगा। एक शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, इसका भी आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। रसगुल्ला। रसगुल्ला शब्द का समास विग्रह क्या होगा? और हमारे जो चार भेद हैं, अलुप, उपपद, लुप्त और नय, इनमें से ये कहां आएगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है ना? चलो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट भेद पर आते हैं।
नेक्स्ट हमारा चौथा भेद है, उसका नाम है नय तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। विश्लेषण के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद जो किए गए थे वो 4 किए गए थे, जिसमें एक का नाम था अलुप, दूसरे का नाम था उपपद, तीसरे का नाम था लुप्त पद और चौथे का नाम था नय। अलुप का मतलब होता है नहीं छिपना, और यहां पर जो हमारे कारक विभक्तियां थी वो किसी न किसी आंशिक रूप में प्रकट हो रही थी, वो पूर्ण रूप में नहीं हट पा रही थी और संस्कृत रूप में विद्यमान हो रही थी या आंशिक रूप में दिख रही थी, उसे हम अलुप कह रहे थे। उपपद के लिए हमने कहा था कि यहाँ दूसरी वाला जो हमारा समास पद में जो दूसरा पद होगा वो पूर्ण रूप में प्रस्तुत न होकर के केवल उपपद रूप में ग्रहण किया जाएगा, जबकि जो हमारा लुप्त पद है उसमें कारक विभक्ति तो लुप्त होगी होगी, लेकिन कारक विभक्ति के साथ साथ जो उसके साथ आने वाले पद हैं वह भी लुप्त हो जाएंगे, यानी एक से अधिक पद यहाँ लुप्त होते हुए देखे जाएंगे और पहले और अंतिम शब्द को मिला करके यहाँ समस्त पद का निर्माण किया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं नए तत्पुरुष समास की। तो यहां पर जो हमारा प्रथम पद उपसर्ग रूप में प्रयुक्त होगा, जो मना करना, निषेध, नहीं का बोध कराएगा। यानी यहां जो पहला पद होगा वो नकारात्मक भाव प्रकट करेगा। नकारात्मक यानी मना करने का भाव हो, निषेध का भाव हो, रहित का भाव हो, नहीं का भाव हो, बस ये प्रकट करेगा। वैसे आपको पता हो तो उपसर्गों का प्रयोग हमने कहा था अव्ययभाव समास में होता है, और हमने ये भी कहा था कि उपसर्ग अगर मना करने का बोध कराए तो वहां पर नए तत्पुरुष समास होते हैं। कुछ शब्द मैंने लिखकर बताए भी थे वहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर भी सेम स्थिति होगी कि यहां जो पहला पद होगा वो मना करना, निषेध या रहित का बोध कराएगा, ठीक है। यहां ये उपसर्ग रूप में प्रकट होगा, और जब हम इनका विग्रह करेंगे तो हम विग्रह में केवल नहीं या न, केवल न रूप में भी कर सकते हैं, यानी उस उपसर्ग को हटा करके उसकी जगह नहीं या न का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कुछ शब्द यहां देखते हैं इसमें कि नए तत्पुरुष में कैसे विग्रह होगा। यहां हमने कुछ शब्द लिखे हैं जिसके अंतर्गत देखो, ध्यान से देखना, यहां पर जो समस्त पद में जो पहला पहला शब्द दिख रहा है वो उपसर्ग रूप में आ रहा है, जैसे ए, अन, अन, ए, ना, न, अन, ठीक है ना। और यहां पर जो ये हमने रेखांकित किया उपसर्ग पे, वो उपसर्ग या तो मना करना, निषेध, नहीं का बोध करा रहा है, ठीक है। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो सीधा ही हम लोग ए का जो हम विग्रह रूप बनाएंगे वो सीधा ही न लिख देंगे, न और कारण यहां आ जाएगा, न कारण, यहां भी न जान, न इच्छुक, क्योंकि कारण के तीनों का अर्थ नहीं आ रहा है, तो न आ जाएगा बस। न नश्वर, न पसंद, न गण्य, जो गिनने योग्य नहीं है, न दृश्य, न प्रिय और न आदि। इसका मतलब यह है कि अगर एग्जाम में नया तत्पुरुष आता है तो इसमें आपको सीधा सा जाकर के उन उपसर्गों को देखना है जो मना करने का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको फटाफट पता लगे और हम उनका विग्रह कर सकें। और विग्रह में आप सीधा ही उनकी जगह न का प्रयोग भी कर सकते हैं कि न किया अगला अवसर लिख दिया, न लिखा अगला लिख दिया, न लिखा अगला लिख दिया। तो उससे क्या होगा कि आप लोग निश्चिंत रहेंगे, आप लोग आराम से उन प्रश्नों को कर लेंगे,
ठीक है ना। केवल फर्क इतना रखना है, आप लोगों को इतना समझना है कि अलुक तत्पुरुष जो है वहां पर जो कारक विभक्ति आएगी वह पूर्ण रूप में लुप्त नहीं हो पाएगी, वह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगी, वो चाहे संस्कृत रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो, लेकिन वो विद्यमान रहेगी। दूसरा, उपपद रूप की बात करें तो जो दूसरा पद होगा वो पूर्ण रूप में प्रयुक्त न होकर के केवल एक सहायक पद के रूप में आएगा। अब सहायक पद जो होगा वो हमेशा प्रत्यय के रूप में आता है और प्रत्यय का कभी भी भाषा में स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हमने बात की लुप्त पद तत्पुरुष की, तो लुप्त पद का मतलब होता है, लुप्त का मतलब गायब, पद का मतलब शब्द। यहां केवल कारक विभक्ति ही गायब नहीं होगी, केवल उसी को नहीं हटाया जाएगा, उसके साथ साथ जो आने वाले शब्द हैं उनका भी लोप कर दिया जाएगा और प्रथम और अंतिम शब्द को मिला करके एक समस्त पद का निर्माण कर दिया जाएगा। और चौथा जो है हमारा नए तत्पुरुष समास, इसमें नए तत्पुरुष का मतलब ये होता है ऐसे उपसर्ग जो मना करने का बोध कराते हैं, वे शब्द कहां आएंगे, नए तत्पुरुष में। और यहां पर मना करना, निषेध, नहीं, रहित, अभाव आदि का बोध यहां कराया जाएगा। यहां पर जो उपसर्ग आएंगे वो उपसर्ग भी इन्हीं का बोध कराएंगे, को नया बोध नहीं कराएंगे। वो विग्रह करते वक्त केवल नया नया के साथ में इन शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हमने विश्लेषण के आधार पर जो हमारे 4 भेद थे, अलुक, उपपद, लुप्तपद और नए, इनको समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। हम लोग बहुत बार किताबें पढ़ते हैं, कई स्टूडेंट के दिमाग में डाउट रहते हैं कि क्लियर नहीं होते हैं कि अलुक याद नहीं होता है, लुप्तपद याद नहीं होता है, विग्रह याद नहीं होता है। तो छोटा सा एक प्रयास है ये, आप लोग वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें और अपने जितने साथीगण हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, उनको भी लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को कहें ताकि उनको वीडियो का लिंक मिलता रहे। आप लोग घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नए वीडियो हो वो आपको पहले मिल जाए। वीडियो देखने के साथ साथ आप सब लोग एक काम और किया करें कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ये जरूर किया करें। ओके, धन्यवाद।